नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हमने छोटे छोटे वाक्य लेकर के हिंदी के छोटे वाक्य लेकर के उसका इंग्लिश में अनुवाद करना सीखा, यानी टेंस संबंधी नियम हमने पढ़े। उसके बाद में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ये सारा काम कर लिया। आज हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम नरेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, नरेशन क्या चीज़ है। नरेशन, क्योंकि हिंदी के अंदर जैसे दूसरे काम तो टेंस करते हैं, हिंदी में है, समझ में बैठ जाता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं, हिंदी में वाच्य परिवर्तन है। लेकिन ये नरेशन हिंदी में या संस्कृत में नाम मात्र नहीं है। इसलिए कई बार हमें बड़ा भ्रम हो जाता है। ये जब कहते हैं तो समझ में नहीं आता क्या करें। तो ये नरेशन क्या चीज़ है। नरेशन का शाब्दिक अर्थ है कथन या कहने की क्या शैली है। इस आधार पर उसको हम दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कहने वाले ने जो बात कही उसके शब्दों को झूका त्यों वापस कह देना, ये डायरेक्ट स्पीच है। और हमारे हिंदी की बात देखें तो हमारे देखा जाए तो केवल डायरेक्ट स्पीच ही है। आजकल हम थोड़ा बहुत बोलते हैं तो वो भी अंग्रेजी के प्रभाव से ही हम बोलते हैं, नहीं तो हिंदी में इनडायरेक्ट स्पीच नाम की चीज़ ही नहीं है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कहने वाले ने जो बातें कही उसको झूका त्यों कह देना। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कहने वाले ने जो बात हमको कही उन शब्दों को हमारे शब्दों में कहना, ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, राम सेड टू मी, आर यू कमिंग हियर नाउ। राम ने मुझे कहा, क्या तुम इस समय यहाँ आ रहे हो। तो राम ने जो बात कही, ये राम मिला था मी को और उसने कह दिया होगा कि क्या तुम आ रहे हो। तो उसके राम ने जो शब्द कहे उस शब्दों में बिल्कुल कोई परिवर्तन न करके झूका त्यों कह दिया, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसके शब्दों को झूका त्यों। और राम ने जो मी को जो बात कही उसको अपने शब्दों में अगर कहें हम तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, राम आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग देयर। तो ये अपने शब्दों में बदल दिया। हमारे हिंदी में नहीं, इसलिए कई बार हमारे से पल्ले नहीं पड़ता है। अधिक से अधिक हम पर्सन्स को ज़रूर बदल देते हैं। राम ने अगर कहा होगा कि मैं आ रहा हूँ तो हम कह देते हैं राम ने कहा कि वह आ रहा है, तो वह है, मैं की जगह वह तो कर दिया। लेकिन न तो टेंस बदल पाते हैं और कोई हिंदी में है ही नहीं है, केवल पर्सन्स जरूर थोड़ा बहुत बदल देते हैं। तो अभी इन दोनों वाक्यों की तुलना करके हम देखते हैं। क्या देखते हैं कि राम सेड टू मी, इसके बाद एक कोमा है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, इस अगले वाक्य के दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमास बंद है। तो जो कोमा के पहले है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है बोलने वाला कौन है, रिपोर्ट करने वाला कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है, और ऑडियंस सुनने वाला कौन, ऑब्जेक्ट कौन है। और इसके पहले हरदम कोमा रहता है। कोमा के पहले लिखते हैं कौन बोलने वाला और कौन सुनने वाला है। इसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच। और कहने वाले ने क्या बात कही तो इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये इन्वर्टेड कोमास में बंद होता है। ये दो भाग हो गए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, दो भाग हो गए। तो अब इनमें जो परिवर्तन होते हैं, देखिए पहले ये वाक्य बिना नियम बताए मैंने लिख दिए। देखिए, सैड टू का आस्क्ड बनाया है, बीच के अंदर इफ एक नया आ गया है। उसके बाद में देखा जाए तो यू का आई बनाया और आर को यू के बाद ले जा करके वाज बना दिया। कमिंग का गोइंग बनाया, हियर का देयर बना दिया, नाउ का देन बना दिया। इतने सारे ये नियम जो है उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला नियम है सेंटेंस का नियम। सैड टू का आस्क्ड क्यों किया, सेंटेंस के नियम के अनुसार किया। और बीच में इफ क्यों आया, सेंटेंस के नियम से आया है। तो एक तो सेंटेंस का नियम, उसके बाद में टेंस का नियम। ये आर का वाज क्यों बन गया, ये टेंस के नियम में हम पढ़ेंगे।
और उसके बाद में पर्सन्स का नियम यू का आई क्यों बन गया, ये पर्सन्स के नियम में हम पढ़ेंगे। और कमिंग का गोइंग क्यों बन गया, ये निकटता दूर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, निकटता को दूरी में बदलते हैं उस नियम में, हियर का देर, नाउ का देन, इसमें हम पढ़ेंगे। तो टेंस संबंधी जो नियम है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। क्या क्या है? एक तो सेंटेंस संबंधी नियम, टेंस संबंधी नियम और पर्सन संबंधी नियम और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी निकटता को दूरी में बदलने के नियम। अब विशेष नियम एक फिर पढ़ते रहेंगे। सामान्य नियम क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो एक सामान्य नियम ये है कि कोमा और जो इन्वर्टेड कोमाज है, यानी ये रिपोर्टिंग ये वर्ब के आगे कोमा है, तो इस कोमा को और ये इन्वर्टेड कोमास दोनों को हटा देते हैं। पहला काम, सभी ये तो नियम सब जगह लागू होंगे। और दूसरा नियम होगा, सब प्रकार के सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, यानी चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे इम्पेरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, सबको साधारण वाक्य में एसर्टिव सेंटेंस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। यानी पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इस प्रकार करते हैं। यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब पहले है और यू सब्जेक्ट बाद में है, इसको बदल करके आई को सब्जेक्ट को पहले ले लिया, हेल्पिंग वर्ब को बाद में, यानी सबको साधारण वाक्य में बदल देते हैं। और रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसमें केवल परिवर्तन एक ही होगा, सेड या सेड टू बदलेगा और दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी ये 4 प्रकार के परिवर्तन होंगे वो सब रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। तो अब ये 4 प्रकार के नियम है, उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के नियमों की सामान्य जानकारी आपको देते हैं, अभ्यास फिर करेंगे। तो ये सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, इसके लिए अपन ने एक पहले वीडियो बना दिया है। पूरा ज्ञान लेना है तो उस वीडियो को जरूर देखें। आओ इंग्लिश सीखे के नाम से हमने वीडियो बनाया है, वहाँ पर थोड़ा सेंटेंस जो 5 प्रकार के हैं उस कैसे बनाए जाते हैं वहाँ पर अच्छी तरह दिया है। फिर भी संक्षेप में हम यहाँ बता रहे हैं कि पहला है एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये फिर अफर्मेटिव नेगेटिव 2 प्रकार तो सबके ही होते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? अफर्मेटिव है ये वाक्य कैसे मालूम पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा और सबसे अंत में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप, तो समझ लो कि ये एसर्टिव सेंटेंस है। राम इज ए गुड बॉय, सबसे पहले राम सब्जेक्ट है, बाद में फुल स्टॉप है, इसलिए ये एसर्टिव सेंटेंस है। जब एसर्टिव सेंटेंस की पहचान होगी तो सेड टू को बदल करके टोल्ड में कर देना है और जोड़ने वाला जो शब्द है बीच में है दैट आएगा, बस ये ध्यान रखिए। और दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। ये 2 तरह के हैं। एक तो वो वाक्य है जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इंट्रोगेटिव की पहचान सबसे बढ़िया तो यह है कि सबसे बाद में आपको इंट्रोगेटिव साइन मिलेगा, इंट्रोगेटिव साइन मिलेगा, इसको देखते ही। और यदि पहले हेल्पिंग वर्ब है तो सेड टू का तो आस्क्ड होगा और जोड़ने वाला इफ होगा। और प्रश्नवाचक का दूसरा प्रकार है, इस हेल्पिंग वर्ब के पहले भी WS वाट, वाई, हूँ, ये शब्द होते हैं। और पहले तो WS वाले शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इनमें भी सेड टू का आस्क्ड करेंगे, जोड़ने वाला नया कुछ भी नहीं आएगा, वही वाट, वेयर, वाई यही शब्द जोड़ने का काम देंगे। तो 2 तरह के हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। एक तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले आती है, दोनों में ही सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पहले में तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं तो जोड़ने वाला इफ है, और WS से शुरू होता है तो कोई नई चीज़ जोड़ने वाली आएगी नहीं। तीसरा वाक्य इम्पेरेटिव आज्ञात्मक वाक्य। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या नकारात्मक है तो डोंट से शुरू होते हैं और बाद में फुल स्टॉप होता है। जैसे रीड योर बुक, तो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइट ए लेटर टू योर फादर, तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और बाद में फुल स्टॉप है। या फिर डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी, तो डोंट से शुरू होते हैं, बाद में फुल स्टॉप है। तो दोनों प्रकार के वाक्यों में सेड टू का आस्क्ड मुख्य सबसे ज़्यादा आस्क्ड किया जाता है। इसके अलावा भाव के अनुसार कई आएंगे, ऑर्डर्ड, प्रेड, बेग्ड इत्यादि कई शब्द हैं, फिर पढ़ेंगे तब देखेंगे। और जोड़ने वाला TO2 आता है दोनों में ही।
उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस, आशीर्वादात्मक वाक्य है। तो ऐसे वाक्य की पहचान ये है कि शुरू में MAY में और बाद में आश्चर्यजनक एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। मे से शुरू होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र हो गई तुम्हारी। मे गॉड गिव यू ए हैप्पी लाइफ, तो मे से शुरू होंगे और ये ऐसा चिन्ह होगा। ऐसे वाक्यों में सेड टू का अधिकतर ब्लेस्ड, कभी कभी कर्स्ड भी करते हैं या विश्ड फॉर कर देते हैं। और जोड़ने वाला शब्द दैट होगा। और एक बात तो पहले ही बता दी, सभी वाक्यों को साधारण वाक्य में बदल देते हैं। यानी यहाँ भी मेक के सब्जेक्ट के बाद मेक को ले जाते हैं, यानी इम्पेरेटिव ये तो टू से जुड़ते हैं। और इसी प्रकार प्रश्नवाचक को भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट बाद रख देते हैं, बाद में करेंगे ये बातें। पांचवा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये दो तरह के हैं। एक तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं, एलास, आ है, हुर्रे, और फिर आश्चर्यजनक चिन्ह यहीं पर, फिर सब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं। और दूसरा प्रकार है व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, बाद में आश्चर्यजनक चिन्ह होता है। तो इन दोनों प्रकार के वाक्य में एक्सक्लेम्ड विद भाव के अनुसार शोरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज आदि कर देते हैं। और जोड़ने वाला दैट शब्द हम डालते हैं। तो ये सेंटेंस संबंधी नियम हुए, इनके अभ्यास हम कल करेंगे। अब चौथा नियम है, एक नियम पक्का हो गया, अभ्यास करने हैं। और चौथा नियम है निकटता वाले दूरी में बदलने का। तो ये सरल है, इसलिए अभी जो निकटता बताता है उसको दूरी बदल दो। जैसे दिस, यह है, निकटता बता रहा है। दैट दूरी बता रहा है। इस प्रकार दिस निकटता बता रहा है। दोस, तो दिस का दोस कर दो, हियर का देयर कर दो, नाउ का देन कर दो, टुडे का दैट डे कर दो, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, अधिकतर फॉलोइंग डे ज़्यादा करते हैं। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, कभी कभी द लास्ट डे भी कर देते हैं। और लास्ट शब्द जहाँ भी आ गया उसका प्रीवियस करना है। नाउ का देन कर दो, कम का गो, नेक्स्ट का फॉलोइंग, एगो का बिफोर, दस का शो और जस्ट का दे। इस प्रकार अपने दो प्रकार के नियमों का एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे पूरा समझ में नहीं आएगा। अब हम कल ये अभ्यास करेंगे। आप इनका बार बार अभ्यास कीजिए और कल अब जब अभ्यास करेंगे तो आपको ये याद होने चाहिए। और ये अच्छा लगने पर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।